Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों आज हम रीट एग्ज़ाम हेतु हिंदी का पेपर नंबर 51 हल करेंगे। देखिए ये पेपर पूर्ण रूप से RBSC की पुस्तक पर आधारित है। महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर व्याख्या सहित देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार और नए पैटर्न वाले क्वेश्चन हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोनों लेवल के लिए जिनके लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। सभी के सिलेबस को देखते हुए इस पेपर का निर्माण किया गया है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त अक्षर किसे का निर्माण हुआ है? श प्लस ए, क प्लस शे, क प्लस शे और क प्लस से। तो यहाँ पर देखिए ये जो वर्णमाला से ये क्वेश्चन लिया गया है। आपके वर्णमाला बहुत से सिलेबस में नहीं है, बाकी कुछ जगह पर वर्णमाला दे रखी है लैंग्वेज के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो किसे शब्द होता है इसका जो निर्माण है साथियों क प्लस शे से मिलकर हुआ है। अगर इसमें अलंत लगता तो यहाँ पर भी अलंत लग जाता, लेकिन इसमें अलंत नहीं है तो यहाँ भी अलंत नहीं रहेगा। तो मतलब जो तीसरा विकल्प है क प्लस शे वाला वो आपका सही रहेगा। देखिए संयुक्ताक्षर की संख्या यहाँ पर टोटल 4 मानी जाती है। एक तो किसे होता है, एक होता है त्रय, एक होता है ज्ञ और एक होता है श्रेय। तो साथियों त्रय में त और रे से त्रय बनता है, ज और ये से ज्ञ बनता है और शे और रे से श्रेय बनता है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है वो सही है। पहले क्वेश्चन में बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। दूसरा क्वेश्चन है आपके चैत्र का तद्भव होगा चेतक, चितेरा, चित्रकार और चेत। आप कहोगे कि सर तत्सम तद्भव हटा दिए गए हैं, लेकिन जिनके लैंग्वेज सेकंड हिंदी है उसके अंतर्गत तत्सम तद्भव है वर्तमान में भी, इसलिए उसका भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। तो चैत्र एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या होगा? तो साथियों चैत्र का तद्भव होगा चेत। चितेरा तो खुद एक चितेरा और चित्रकार ये नहीं रहेंगे। फोर्थ विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तो तीसरा क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न नंबर 3 है आपके, गुंजन विद्यालय जाती है वह वहां पढ़ती है, वाक्य में वहां शब्द का प्रयोग हुआ है सर्वनाम के लिए, संज्ञा के लिए, विशेषण के लिए और क्रिया विशेषण के लिए। तो प्रश्न नंबर 3 में सही विकल्प का चयन करो। कौन सा विकल्प इसमें सही है? देखिए गुंजन विद्यालय जाती है वह वहाँ पढ़ती है, तो वाक्य में एक शब्द आ रहा है वहाँ। वहाँ वहाँ कहाँ? वह तो गुंजन के लिए आ रहा है और वहाँ यहाँ पर विद्यालय के लिए आ रहा है। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक संज्ञा शब्द है, अर्थात यहाँ पर वहाँ शब्द का प्रयोग संज्ञा या विद्यालय के लिए किया जा रहा है। सेकंड विकल्प आपका सही है साथियों। बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन देखने को मिला होगा आपको, ये नए तरीके से पूछा गया क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 है आपके, निम्न में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन का, कथनों को देखिएगा। अब पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा कथन देखिएगा, अब सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा कथन, आत्मा, देह, बूंद, बाहु जैसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। और चौथा और अंतिम कथन है साथियों यहाँ पर आपके वचन का अर्थ चिन्ह या संकेत से लिया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बताइए राइट आंसर प्रश्न नंबर 4 में। मित्रों देखिएगा, पहला कथन देखेंगे तो पदवाची शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल राइट बात है। क्यों? जैसे डॉक्टर है, बहुत से जितने भी पदवाची शब्द होते हैं सामान्यतः उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति इत्यादि। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल ये भी सही है। जैसे अपन ने लिखा है वह जाता है, अपन ने लिखा है वह जाती है, तो यहाँ पर जाता है जाति तो आ गया, लेकिन वह शब्द बदला क्या? नहीं बदला। तो यहाँ पर सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। बिल्कुल ये दोनों कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपको तो सत्य देखना है। तीसरा है आत्मा, देह, बूंद, बाहु जैसे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। बिल्कुल सही है।
हिंदी में ये स्त्रीलिंग होते हैं, अपन हिंदी का टेस्ट हल कर रहे हैं, तो ये विकल्प भी सत्य है। लेकिन जो चौथा विकल्प है, वचन का अर्थ चिन्ह या संकेत से लिया जाता है, ये विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि वचन का अर्थ चिन्ह या संकेत से नहीं लिया जाता है साथियों। वचन का अर्थ तो संख्या से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? संख्या से। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन, कविता सविता से अच्छा गाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है या संबंध कारक है? तो साथियों, यहां प्रश्न संख्या 5 में आपको कारक बताना है। कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है? देखिए, कविता सविता से अच्छा गाती है, अर्थात यहां पर तुलना की जा रही है। अब मैं कुछ आपको बहुत ही स्पेशल बताने वाला हूं। जहां पर तुलना की जाती है वहां पर अपादान कारक होता है। अपादान से अलग होना, जबकि आपने देखा होगा कि कोई चीज किसी से अलग होती है तो उसमें अपादान होता है, लेकिन अगर तुलना भी की जाती है तो यहां पर भी अपादान ही कारक होता है। यहां आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 5 में बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। तो 6वां क्वेश्चन है आपके, उसने खाना बनाया है, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो उसने खाना बनाया है, ये वाक्य है, इसमें आपको काल बताना है। साथियों देखिए, बनाया है मतलब बना लिया खाना, तो फिर भूतकाल में रहेगा। अब भूतकाल में चारों ही विकल्प यहाँ भूतकाल के दे दिए उसने, तो यहाँ पर पूर्ण भूतकाल में होता उसने खाना बनाया था, अपूर्ण में होता वह खाना बना रहा था, आसन्न में होता उसने खाना बनाया है। तो यही है वाक्य भी बिल्कुल थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 6 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 7 की। तो आपके प्रश्न संख्या 7 है साथियों, असल में समास विग्रह में प्रयुक्त समास की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर ये जो असल में समास विग्रह हो रहा है, इसमें कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो प्रश्न संख्या 7 का सही आंसर बताइएगा। देखिए, प्रश्न नंबर 7 में आपका जो सही आंसर है वो रहेगा अव्ययीभाव समास, क्योंकि असल में का ये तो समास विग्रह है, इसका सामसिक पद क्या होगा? दरअसल। क्या होगा साथियों? दरअसल। इसका समास विग्रह क्या रहेगा? असल में, जिसमें कि अव्ययीभाव समास है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 8 की। तो चलिए शुरू करते हैं 8वें क्वेश्चन को। आपके प्रश्न संख्या 8 है साथियों, हार शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ त्यागने से लिया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्पों को देखिए, आ, दूसरा है उप, तीसरा है प्रति और चौथा है परि। देखिए, आपको हार शब्द में एक ऐसा उपसर्ग लगाना है कि उस नए शब्द का अर्थ त्यागने से लिया जाए। किससे लिया जाए? त्यागने से। तो अगर हम हार में अ उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा आहार। आहार का मतलब तो भोजन से लिया जाएगा। अगर हम हार में उप उपसर्ग लगाएंगे तो शब्द बनेगा उपहार। उपहार का मतलब तो भेंट से लिया जाता है। अगर हार में हम शब्द लगाते हैं प्रतिहार और हार में शब्द लगाते हैं परिहार, तो साथियों प्रतिहार का अर्थ त्यागने से नहीं होता है, बल्कि परिहार का अर्थ त्यागने से लिया जाता है। तो यहां पर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? फिर चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 है आपके, निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत विकल्प को देखना है आपको। मिठाई प्लस आस मिठास, सौगंध प्लस इत सुगंधित, लोहा प्लस आर लुहार, बुलावा प्लस अक्कड़ भुलक्कड़। तो यहां पर आपको असंगत का चयन करना है। साथियों प्रश्न को सोच समझकर आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्यों है शानदार क्वेश्चन? क्योंकि यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। आप कहोगे कि सर इसमें तीसरा विकल्प कैसे सही है? क्योंकि असंगत विकल्प को देखना है आपको। असंगत विकल्प मतलब जो 3 के जैसा नहीं है, क्योंकि मिठाई प्लस आस मिठास नहीं होता है, सौगंध प्लस इत सुगंधित नहीं होता है, बुलावा प्लस अक्कड़ भुलक्कड़ नहीं होता है,
लेकिन लोहा प्लस आर लोहार होता है, तो ये 3 तो गलत है और ये 1 सही है, तो इसलिए ये क्या है फिर यहाँ पर असंगत है। विकल्प नंबर 3 सही है। देखो मीठा प्लस आस मिठास हो जाता है, सुगंध प्लस इस सुगंधित होता है, भूलना प्लस अक्कड़ भुलक्कड़ होता है, भुला हुआ प्लस अक्कड़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ ये तीनों तो क्या है गलत है और ये अकेला क्या है राइट है, ये तीनों से असंगत है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 10 की, तो 10वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 10 है, निम्न में से घात शब्द का विलोम चुनिए। घात एक शब्द है, इसका विलोम बताना है साथियों। आघात, प्रतिघात, विघात और उपयुक्त सभी। तो घात शब्द का विलोम होता है आघात और विघात न होकर इसका होता है प्रतिघात। क्या होता है? प्रतिघात होता है। सेकंड विकल्प आपके 10वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 की। तो 11वां क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, वह जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसे वाक्यांश में के लिए एकल शब्द में क्या कहेंगे? इंद्रियातीत, अगोचर, जितेंद्रिय और इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसको इंद्रियातीत कहा जाता है और जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसको जितेंद्रिय कहते हैं। और अगोचर इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसे कहा जाता है अगोचर। विकल्प नंबर 1 सही है आपके प्रश्न नंबर 11 में। प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं साथियों। 12वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द का चुनाव कीजिए। शुश्रूषा, उत्तीर्ण, प्रादुर्भाव और कुआं। तो यहां पर अशुद्ध शब्द कौन सा है? देखिएगा, शुश्रूषा इसी प्रकार से लिखा जाता है, उत्तीर्ण इसी प्रकार से लिखा जाता है, प्रादुर्भाव इसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन कुआं में साथियों ये जो ये ऊपर जो चंद्र बिंदु लग रहा है ये आ के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है? आ के। ये गलत जगह लग रहा है, क के ऊपर नहीं लगता है, इसलिए ये क्या है? एक अशुद्ध शब्द है। 12वें क्वेश्चन में आपके चौथा विकल्प सही है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 13 की। तो 13वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चुनाव करना है। सामान्यतः वाक्य के 2 अंग माने जाते हैं, कर्ता और उद्देश्य। कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कहा जाता है उसे ही विधेय कहते हैं। क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 प्रकार माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार माने जाते हैं। तो इनमें से सत्य कथन कौन सा है? साथियों देखिए, सत्य कथन है इसमें दूसरा विकल्प, बाकी सारे ही असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, वाक्य के 2 अंग तो माने जाते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन कर्ता और उद्देश्य नहीं, क्योंकि कर्ता और उद्देश्य तो दोनों एक ही चीज है। उद्देश्य और विधेय को वाक्य के महत्वपूर्ण 2 अंग माने जाते हैं। तो यहाँ पर प्रथम, तीसरा, चौथा विकल्प असत्य है और सत्य विकल्प दूसरा है। सत्य ही पूछा था, तो यही आपका सही आंसर है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 14वां क्वेश्चन है, राधे तुम आज विद्यालय नहीं गई वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह, अर्ध विराम चिन्ह और विस्मय सूचक चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ राधे के बाद में एक विराम चिन्ह लग रहा है, तो यहाँ पे वही आपको देखना है कि कौन सा विराम चिन्ह ये प्रयुक्त हुआ है। प्रश्न संख्या 14 में राइट आंसर है, इसको अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको अल्प विराम चिन्ह कहा जाता है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ होता है। खेत में लाठी से हकाई करना, सबसे एक जैसा व्यवहार करना, समदृष्टि होना और एकता में शक्ति होना। तो एक लाठी से हाँकना, ये जो मुहावरा यहाँ पर दिया गया है, इसका सही विकल्प का चुनाव करो कि इसका सही अर्थ किससे लिया जाता है साथियों। इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा सबसे एक जैसा व्यवहार करना। किससे लिया जाएगा? सबसे एक जैसा व्यवहार करना। समदृष्टि होना तो एक आंख से देखना होता है। यहाँ दूसरा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 16 है आपके, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को लिखना सिखाने के लिए, भाषा का शुद्ध प्रयोग के लिए,
भाषा को बोलना सिखाने के लिए और भाषा को समझाने के लिए। तो बच्चों को हम व्याकरण ज्ञान देते हैं साथियों, इसकी आवश्यकता किस लिए होती है? सही विकल्प का चुनाव करो प्रश्न संख्या 16 में। देखिए, व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि बच्चे भाषा का शुद्ध प्रयोग सीख सके। कि भाषा का जो शुद्ध प्रयोग है, आमतौर पर शुद्ध प्रयोग कोई नहीं करता, तो इसीलिए व्याकरण बच्चों को सिखाई जाती है ताकि शुद्ध प्रयोग वो सीख सके। विकल्प नंबर 2 सही है आपके प्रश्न नंबर 16 में। प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं साथियों। 17वां क्वेश्चन है आपके, लिखना एक जटिल प्रक्रिया है, एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक तरह की बातचीत है। तो साथियों, यहां पर अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो वहां पर कम से कम 2 विकल्प सही माने जा सकते हैं, लेकिन आपका जो प्रथम विकल्प सही रहेगा वो रहेगा एक तरह की बातचीत है, क्योंकि लेखन के माध्यम से भी बातचीत की जाती है। भाई, मौखिक रूप से तो बात हम करते ही है, लेकिन लेखन के माध्यम से भी बातचीत की जाती है। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी? एक तरह की ये भी बातचीत ही है जिसमें हम दूसरे के विचारों को जानते हैं। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 17 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। साथियों, 18वां क्वेश्चन आपके है, पठन कौशल विधि का उचित क्रम है वर्ण पद वाक्य, पद वर्ण और वाक्य, वाक्य पद और वर्ण और उपयुक्त सभी। तो जो पठन कौशल विधि है इसका जो उचित क्रम है वो क्या कौन से विकल्प में दिया हुआ है? प्रश्न नंबर 18 में सही विकल्प का चुनाव करो। देखिए, 18वें क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही है। पठन कौशल विधि में हम सबसे पहले बच्चों को वर्ण पढ़ना सिखाते हैं, फिर पद पढ़ना और फिर वाक्य पढ़ना सिखाते हैं। तो विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 19 को। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों ये आपके। इसके बाद में 20 और अंतिम क्वेश्चन रहेगा। हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली में परिगमित पद कौन सा नहीं है? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य और मूल्यांकन। तो साथियों, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में इनमें से कौन सा पद नहीं आता है? कौन सा पद इन्होंने नहीं दिया है? देखिए, यहाँ पे हर्बर्ट की जो पंचपदी प्रणाली है इसमें प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण तो होता ही होता है। अब उद्देश्य और मूल्यांकन में से कौन सा नहीं है? तो साथियों, हर्बर्ट ने अपनी पंचपदी में मूल्यांकन जैसा कोई पद नहीं दिया है। ठीक है, जो 5 पद है हर्बर्ट की में उसमें मूल्यांकन जैसा कोई पद नहीं है। आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप संपूर्ण वीडियो देख सकते हो इस चैनल के। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, डाउट हो तो कमेंट जरूर करके जाइएगा। प्रक्षेपित सामग्री नहीं है मैजिक लैंटर्न, एपिडायोस्कोप, प्रत्यक्ष अनुभव और चित्र। देखिए, प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित 2 प्रकार की जो ये सामग्री होती है, मैजिक लैंटर्न और एपिडायोस्कोप दोनों प्रक्षेपित में आएगी, लेकिन चित्र और प्रत्यक्ष अनुभव ये दोनों ही प्रक्षेपित में नहीं आएगी साथियों। तो यहाँ तीसरा विकल्प भी सही है और चौथा विकल्प भी सही है 20वें क्वेश्चन में। तो ये टेस्ट पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।